सर वेट करें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 13 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में वफाक और पंजाब में हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फातेह बनकर उभरी है। नून लीग ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की महज एक नशिस्त ही जीत पाई है। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 सीटें जीतने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार कम होगा और आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी अब 108 नशिस्तों से शुरू हुई थी, जो मखसूस नशिस्तों की नई तकसीम के नतीजे में अब 126 हो गई है, जिसमें 6 नशिस्तों का इजाफा होने के बाद अब ये कुल तादाद 132 तक जा पहुंचेगी। सादा अक्सरियत यानी 169 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए नून लीग को मजीद अब 37 अरकान की जरूरत है और ये हदफ एमक्यूएम 22 अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का 5 अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक 1 रुकन, नेशनल पार्टी 1 रुकन, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 अरकान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 रुकन के साथ, जबकि 4 आज़ाद अरकान की हिमायत से भी हासिल हो सकता है। यानी इन तमाम जमातों के अरकान को शामिल कर लिया जाए तो ये हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं है। तो अदाद शुमार से यह भी वाज़ेह होता है कि नून लीग को पीपल्स पार्टी के बगैर भी अब सादा अक्सरियत के लिए इन चंद छोटी जमातों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। अगरचे हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के बगैर एक सादा अक्सरियत तो हासिल कर सकता है, लेकिन आईनी तरमीम जिसके लिए हुकूमत को दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, उसके लिए हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी का इन्हिसार बरकरार रखना होगा। सेनेट में पीपल्स पार्टी 26 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात है और वहां पर पीपल्स पार्टी की हिमायत बगैर हुकूमती आईनी बिल के लिए 2/3 अक्सरियत से हासिल हो ही नहीं सकती। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर भी कहते हैं कि सेनेट में नून लीग के पास सादा अक्सरियत नहीं है, सेनेट में बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है, तो कोई भी तरमीम पीपल्स पार्टी के बगैर हो नहीं सकती। चौधरी मंजूर कहते हैं कि ऑपोजिशन में बैठने का मसला नहीं, देखना तो ये होगा कि ऑप्शंस क्या हैं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नताइज को तस्लीम करने के लिए हमें तैयार नजर नहीं आ रही और सामने आने वाले नताइज पर अब तक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई भी नजर आती है। इसी सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन पर हम बात करेंगे। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अभी जिस तरह से हम नंबर गेम की बात कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर तो वाज़ेह है कि वहां पर सादा अक्सरियत मिल नहीं सकती हुकूमती जमात को, लेकिन लगता क्या है कि नून लीग इस तरह के नताइज देने के बाद क्या सोलो फ्लाइट का कोई इरादा रखती है सर? अब मेरे ख्याल में जो ये नंबर्स की गेम होती है ये तो लेजिस्लेशन के लिए होती है, लेकिन एज फार एज कोalition इज कंसर्न वो तो पॉलिटिकल सपोर्ट पर चलता है कि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट से जो है वो कौन कौन सी पार्टी की हासिल है। अगर छोटी छोटी पार्टियों की जो है वो नून लीग को सपोर्ट होगी तो जो मेजर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बगैर जो है वो चला नहीं सकती, क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत है और हम कोalition में जो है वो इकट्ठे चले हैं और शुरू से ही पीडीएम गवर्नमेंट में भी हम इकट्ठे थे। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को जो है अभी नंबर्स की नहीं पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसकी वजह से ये कोalition चल रहा है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर, जिस पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने तो बड़ा खुल के बताया है कि वहां पर किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से नताइज चेंज किए गए और ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन नताइज के ऊपर नाखुश है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरऑल क्या समझती है नताइज को लेकर, जिसके अंदर एकदम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ गया है, एकदम से अवाम ने उन पर एतमाद का इजहार कर दिया है, इस पर क्या समझती है पीपल्स पार्टी सर? देखिए ये जो लोकल गवर्नमेंट की जो है वो अपनी लोग बाय इलेक्शंस की जो है वो अपनी डायनामिक्स होती है ठीक, और बाय इलेक्शंस जो है वो जनरल इलेक्शंस या किसी और इलेक्शंस को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो मौजूद होते हैं और उसमें हमेशा गवर्नमेंट का जो है वो पलड़ा भारी होता है। तो आप इससे ये अखज़ नहीं कर सकते कि कौन सी जमात पॉपुलर है कि नहीं है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट होता है
उसमें वैसे भी बाय इलेक्शन हमेशा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ही जीतती है, ये भी जो है तासुर पाया जाता है। लोग बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है वो कहते हैं कि वैसे भी गवर्नमेंट इनकी है। जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वो जी बड़ा टेस्ट होते हैं ठीक। पॉलिटिकल अलायंसेस का, और इसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो NA 186 है, 185 है, तो उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बल्कि उन तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा भी आप अगर देखेंगे कि बाय इलेक्शंस कोई ऐसी टेस्ट नहीं है कि किसी जमात की पॉपुलरिटी को नापा जा सके। नो डाउट जो है वो जो पार्टी जीतती है, जाहिर है वो तो क्लेम करेगी कि हमारी पोजीशन बेहतर हुई है, हमारा मैंडेट बेहतर हुआ लेकिन है। आप कह रहे हैं कि तो इसका ये तो ग्राउंड रियलिटी से कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मरियम बीबी ने अभी ट्वीट किया था कि आप अंदाजा लगा लें कि बाई इलेक्शन में कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हमने गेन की है, तो फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आम इंतखाबात के हवाले से, तो आपको ये बात याद रख लेनी चाहिए कि अब आवाम ने खिदमत करने वालों को वोट दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट वहां पर तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। देखिए, खिदमत तो सारी गवर्नमेंट करती है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो आती इस मकसद के लिए है। लेकिन जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट जो है PMLN की है, फेडरल गवर्नमेंट की जो है फंडिंग ज्यादा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वहां जाती है जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है वहां इनिशिएट किए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन आप इसको एज अ पॉलिटिकल टेस्ट किसी भी पार्टी की नहीं मान सकते, क्योंकि ये महदूद इलेक्शन होता है और उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो PTI ने 2 सीटें, एक लाहौर से एक हरीपुर से जो है वो कंटेस्ट किए, बाकी पर कंटेस्ट नहीं किया। तो ये कोई इतना बड़ा मुकाबला नहीं था और उसमें टर्नआउट भी कम होता है क्योंकि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। सर क्योंकि जितने वोट शो किए हैं ना सर, उससे तो नहीं लग रहा कि टर्नआउट कम है। नहीं, टर्नआउट तो जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ गया है कि टर्नआउट जो है वो एग्जैक्टली वो उनकी रिपोर्ट है, वो बिल्कुल उनकी रिपोर्ट है। लेकिन उसके बरक्स अगर हमारी हरीपुर का हल्का देख रहे हैं या हम बात करें स्पेशली दोस्त मोहम्मद खोसा साहब के हल्के की, तो वहां पर तो जितने लोगों ने वोट कास्ट किए उससे डबल जो है वोट निकल रहे हैं ना बैलेट बॉक्सेस से। मैं इसकी बात कर रही हूँ। वो तो उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, उन इलेक्शन पर क्वेश्चन भी हैं, नो डाउट। लेकिन आप जो है वो इस डायनामिक्स में अगर जाएंगी तो दोनों डायनामिक्स हैं। एक तो ज्यादा हद से ज्यादा वोट डाले गए हरीपुर में और 185 में, और दूसरी डायनामिक्स ये है कि बाय इलेक्शन की ये मौजूद जो है वो इलेक्शन है, ये कोई टेस्ट केस नहीं है जनरल इलेक्शन का। तो मेरे ख्याल में इसके बाद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराना चाहिए। ये इसमें पता पड़ जाएगा ये मुश्किल बात है सर। ये आप कुछ ज्यादा उम्मीद बांध रहे हैं, ऐसा कुछ करने के लिए तैयार वैसे वो नजर आते नहीं है। सर अभी एक स्टेटमेंट है मेरे सामने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर हैं कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जो चीजें 27वीं आईनी तरमीम में नहीं हो सकी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे सूबों के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से, तो वो ये कह रहे हैं कि वो 28वीं आईनी तरमीम में हो जाएंगी, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा सख्त स्टैंड दिया, बहुत सख्त रिएक्शन दिया। तो अगर इस तरह की कोई कानून साजी होती है तो फिर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ नजर आती है? ऑपोजिशन बेंचेस पर भी बैठ सकते हैं या फिर बहरहाल कोई रास्ता नहीं है तो साथ ही जाना होगा, अपने नैरेटिव से, अपने विजन से पीछे हट जाएंगे? देखिए, ये क्या साराइयां हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। अच्छा, ये जो है वो मार्केट में बहुत थ्योरीज जो है ना वो छोड़ दी जाती है ना, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, किसी पार्टी को डैमेज करने के लिए, लोगों का जो है पब्लिक ओपिनियन जो है वो नापने के लिए। ये कोई सीरियस कोई आईनी तरमीम कोई सिंपल इशू है, उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस चाहिए होता है, उसमें कौन से सर आपको पता है ना कि अभी 26वीं आईनी तरमीम कैसे हुई और 27वीं आईनी तरमीम कैसे हुई? ऐसे देते हैं कि जैसे बस तैयार है ड्राफ्ट लेके पार्टीज को ये पकाया जाएगा और वो साइन करेगी, ऐसे नहीं होता है। और हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, इन पर कोई मजाक तो नहीं है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे आपको जो है वो दस्तखत इनको करके देगी। ये लोग जो है वो क्या सारे करते रहते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में जो शकूक शबात पैदा करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ये अनडेमोक्रेटिक लोग हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आई है, बिल्कुल ये अनडाउटेडली ऐसा ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। लेकिन आपने हालिया MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है, आपने देखा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, दीगर रहनुमा कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं तो उनको सीरियस ही नहीं लेता भाई। अच्छा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, किसी पार्टी का अपना मौक़िफ़ देना, वो उनका उनका अपना मसला है। लेकिन मैं तो उनके स्टेटमेंट को सीरियस इस वजह से नहीं लेता। नहीं एमपीएम की इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कोई आईनी तरमीम ला सके, नहीं उसके कहने पर आएगी। उन्होंने कि फिर 27th अमेंडमेंट में क्यों वोट दिया? ये तो आप समझे ना, डायनामिक्स तो समझे ना पॉलिटिकल। ये बस कोई ऐसी पार्टी जो है जिनके जो है कुछ मेंबर हैं, वो स्टेटमेंट दे देगी और उसकी बुनियाद पर जो है वो कोई आईनी तरमीम हो जाएगी। ये बच्चों की रान तो नहीं है ना आईनी तरमीम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भाई मुल्क के साथ मजाक है, कंफ्यूजन क्रिएट करना है, दूसरी पार्टी को डैमेज करना है। ये कहना है कि इनविंसिबिलिटी जो है वो कहीं जो है वो पावर किसी और जगह से आता है, ये लोगों को पावर कराना है। ऐसे डेमोक्रेसी में होता नहीं, पार्लियामेंट को नीचा दिखाना है। ये बातें होती रहती है ना कि भाई पार्लियामेंट किसी के कहने पर जो है वो लेजिस्लेशन करती है। ये पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की बात है और ये अनडेमोक्रेटिक है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है, आपने कंडेम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाज़े तौर पर हमें ये कहती हुई नजर आती है ना कि ये कौन सी पार्लियामेंट है जहां से जैसे चाहे तरमीम करवाई जा रही है। एक हफ्ते के अंदर कौन सी तरमीम हो जाती है, कौन सी मुशावरत हो जाती है, कौन सी पार्टीज का कंसेंसस मिल जाता है। और जहां तक आपने बात की कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, तो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट अभी सदर साहब को भी तो इस्तिस्ना मिला है ना, तो सिर्फ गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है इस वक्त। देखिए, जो है वो कमजोर सदर को जो है वो जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जैसे लगारी को इस्तेमाल किया गया। और मजबूत सदर जो जमहूरियत के साथ खड़ा हो गया, उसके खिलाफ जो है उसको ड्रैग किया गया कोर्ट केसेस में। हमने ये जो इम्यूनिटी दी है ये सदर को नहीं दी है, ये हमने इम्यूनिटी जमहूरियत को दी है, क्योंकि सदर को जमहूरियत के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सदर स्ट्रांग होता है, जमहूरियत के साथ खड़ा होता है, उसको ड्रैग किया जाता है केसेस में। ये जमहूरियत के लिए इम्यूनिटी है, ये पार्लियामेंट ने दी हुई है, ये कोई फर्ज को इम्यूनिटी नहीं है, ये समझा जाना चाहिए। नंबर 2, जो 27 तरमीम है, ये 20 साल से डिस्कशन में था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये प्रोविजन था कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएंगे जो चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी। ये 18th अमेंडमेंट में प्रोविजन नहीं आ सका था, जिसकी वजह से ही 2 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा गया और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट को पीछे धकेल दिया गया। 85 की जो पार्लियामेंट थी, जो जनरल जिया की हैंड पिक थी, उसने 8th अमेंडमेंट की थी। तो उसके खिलाफ भी जो है वो अचकजई साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 1997 का रिपोर्टेड केस है कि ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन जब पीपुल्स पार्लियामेंट में 2010 में जो है 18th, ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 ये बड़ी अमेंडमेंट्स है, बाकी तो कुछ तो एक लाइन की है। इंडिया में 106 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। जब अमेंडमेंट आती है तो वो पहले कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर पब्लिक में आती है, फिर डिबेट में आती है, वो हाउसेज में जाती है। ये कहीं कहना कि जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो 20 साल से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारा मौक़िफ़ है, पूरी पार्टियों का मौक़िफ़ है। सारी पार्टीज ने जो है वो कंसेंसस पे साइन किया हुआ था कि फेडरेशन में हैज फेल्ड द फेडरेशन, सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड द फेडरेशन, सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सो इस वजह से हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को सिविल और अपीलेट जुरिडिक्शन देंगे, सिविल और क्रिमिनल। अब तो ये बन गया ना सर, अब आईनी अदालतों का कयाम भी हो गया, जिसे मौलाना साहब नहीं चाहते थे हो, उन्होंने आईनी बेंचेस के कयाम के ऊपर हामी भरी। इस बार वो नाराज हैं, उन्होंने बात नहीं की, उसके ऊपर पाँव नहीं रखा। और भी बाकी जमातें हैं जिन्होंने इस पर बात नहीं की। तो सिर्फ 2 या 3 जमातें अपनी मेजोरिटी को शो करके कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर से बाकी किसी भी जमात के रिप्रेजेंटेटिव का कोई इख्तियार नहीं है? एक पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो भी अमेंडमेंट करेगी। ठीक। और वो हुई है। और उन अमेंडमेंट्स के जो पैरामीटर्स हैं सर, जो उनकी लाइंस है, जो उनके खतूत है, जो उनके खदोखाल हैं, वो भी तो डिजाइन हुए होंगे ना। अगर ये पार्लियामेंट चाहती है कि अगले 100 साल तक कैसे चलती रहे, तो क्या ये भी कानून वहां से पास करवाने का इख्तियार और अहलियत रखती है सर? नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो आइन के आर्टिकल 238 में 239 में तरीकेकार दिया हुआ है और उसके मुताबिक होता है। और ये जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मुतासर नहीं करती। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस से था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो जो है वो 18th अमेंडमेंट में नहीं आ सका था। हम तो 26th अमेंडमेंट में भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाए, बेंच न बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो 2 या 2 से ज्यादा सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान डिस्प्यूट्स को जो है एजुडिकेट करना है। वो 52 साल से
कोई सूबा डिस्प्यूट नहीं लेके आया। सुप्रीम कोर्ट उसमें फेल हो गई है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, सिंध में रिजेंटमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में डिससेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड द फेडरेशन। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री तर्ज हुकूमत जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल निजाम भी कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्ट्रक्चर है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करके जो है वो नाकाम कर दिया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो फेडरल है और पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको जब नाकाम किया गया तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जगह हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे ताकि सूबों और वफाक के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हो वो इक्वलिटी की बुनियाद पर हल हो और पार्लियामेंट्री और फेडरल निजाम को जो है वो खतरा नहीं हो, जिससे पाकिस्तान को खतरा होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम जो है वो मुतासिर नहीं करेंगे। उसमें जो प्रोविजंस डाले गए हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है पाकिस्तान में उससे ज्यादा है। मेरे ख्याल में ये कुछ अनासर हैं जो इसको जो है मिस इंटरप्रीट करे हैं 27th अमेंडमेंट को, सदर की इम्यूनिटी को और जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। इसमें यही प्रोविजन है। और कौन सा प्रोविजन है? दुनिया में जो है वो जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? ऐसे उधर अमेरिका में तो एग्जीक्यूटिव करती है जजेस, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, रिमूव पार्लियामेंट करती है। वहां तो कोई जज नहीं करता कि कहता कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासर हुई है। तो यहाँ कैसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? कैसे? हमें जजेस की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें जुडिशरी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी है, जजेस गवर्नमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ। तो वहां से पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री निजाम चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगी और फेडरलिज्म चलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स हैं। राइट सर। सेनेटर साहब, ये बात भी अंडर डिस्कशन है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशंस हो रही है कि सूबा बनाने के इख्तियारात जो हैं वो वफाक के पास चले जाएंगे। जिस तरह पॉपुलेशन और एजुकेशन के ऊपर बात हो रही थी कि वो फेडरल के पास ही रहने चाहिए, तो क्या इस बात के हक में है? आपको लगता है कि ये बात भी ठीक है कि अगर वफाक के पास ये इख्तियारात होता है तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको फॉलो किया जा सकेगा, या आप समझते हैं कि नहीं, ये वफाक के पास नहीं होना चाहिए? ये तो प्रोविंशियल असेंबली का पावर है और ये सूबे, ये मुगलों वाले सूबे नहीं है। ये जब ब्रिटिश ने जो है वो ऑक्यूपाई किया था सिंध को 1843 में, सिंध वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जब पंजाब को 1849 में ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था, पंजाब वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बंगाल वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ने ये फेडरेशन बनाई थी। ये स्टेट्स हैं और इन्होंने इकट्ठे होकर फेडरल गवर्नमेंट बनाई थी। सूबों ने बनाई है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों को नहीं बनाया कि ये पावर जो है वो आप पार्लियामेंट को दे देंगे। ये पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली के पास है और वो ही एक्सरसाइज करेंगी। ये पार्लियामेंट ये अख्तियार किसी और को सूबे तफवीज नहीं करना चाहेंगे और नहीं देंगे। इससे पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंचेगा। ये पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की बातें हैं। हम तो फेडरलिज्म की बात करते हैं। आप 4 सूबे नहीं चला सकते, आप 12 कैसे चलाएंगे? आपका वही आर्ग्यूमेंट है जो 1 यूनिट वाला आर्ग्यूमेंट था कि सूबों को खत्म करें। उससे क्या हुआ? बंगाल टूट गया था। तो हम इस फेडरेशन के हामी हैं और इसमें जो अख्तियारात हैं वो बैलेंस्ड हैं और इस अख्तियार को जो है जो नए सूबों का है वो तो प्रोविंसेस के पास है। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और नहीं कोई ऐसी चीजें क्या चाह रही हैं। और ये एलिमेंट वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान की फेडरेशन को जो है वो आगे चलना नहीं देखते। वो इस वजह से कंफ्यूजन फैलाते हैं पाकिस्तान की फेडरेशन में नए सूबों का, क्योंकि उनके पास और काम नहीं होता है। राइट सर, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और गुफ्तगू की हमसे इन तमाम मामलात पर जो मसाइल हल तलब भी हैं, जिन पर बात भी होनी चाहिए। और अक्सर व पेशतर बहुत से सवालों के जवाब देने से कतराते हैं, लेकिन सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ उन तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में यह वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।